आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है जो हमने चूज किया है, दैट इज डिक्री। डिक्री की डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन के आधार पे आगे बहुत सारे सेक्शंस और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जाम्स आल्सो है। प्रैक्टिकल पर्पसेस से तो है ही, फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जाम्स भी ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप देखते हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे सीपीसी। डिक्री की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। डिक्री की डेफिनेशन अराउंड 3 पार्ट में है। सबसे पहला पार्ट तो डिक्री को बताया है कि होता क्या है, यहां तक। उसके बाद डिक्री के टाइप्स बताए हैं कि प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकती है। उसके बाद डीम्ड डिक्री बताई है कि क्या हो सकती है, कि दो दो तरीके की डिक्रीज को डीम मान लिया गया है। फिर उसके बाद दो तरीके की डिक्री को दो दो तरीके के ऑर्डर्स को एक स्पेसिफिकली मना कर दिया गया है डिक्री मानने से। तो ऐसे देखें तो हम लोग की ये डिक्री की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि डिक्री होता क्या है। किसी ने अगर हिंदी लिटरेचर पढ़ा हो, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, तो उस जमाने के लिटरेचर में एक वर्ड मिलता है बहुत ज्यादा, डिग्री। कि डिग्री हो गया हमारा खेत, इस तरीके के वर्ड्स बहुत मिलते हैं। ये डिग्री इज नथिंग एल्स देन दिस डिक्री। डिक्री का अपभ्रंश हिंदी में डिग्री लिखा जाने लगा था। तो कभी ध्यान देना, आप जब भी प्रेमचंद पढ़ना, वहां पे कई उनकी कहानियों में डिग्री शब्द मिलेगा आपको। अब डिक्री होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which, so far as regard the court expressing it, conclusively determine the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit। यहां तक हमारी डेफिनेशन है डिक्री की, कि व्हाट इज मेंट बाय डिक्री। अब हम लोग इस डेफिनेशन को पहले तोड़ते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिक्री। ये हमारा सेक्शन है। वो मेरे नोट्स में जो भी हम नोट्स अगर बनाए, उसमें जो भी ब्लू कलर में होगा, दैट वुड बी माय सेक्शन, दैट वुड बी एग्जैक्ट सेक्शन व्हाट इज रिटन इन द बेयर एक्ट। डिक्री को अगर हम तोड़े तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वर्ड आता है फॉर्मल एक्सप्रेशन। कि डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होगा अभी देखते हैं। अब हम सिर्फ तोड़ रहे हैं वर्ड्स। ऑफ एन एडजुडिकेशन, दिस इज माय सेकंड लेम, व्हिच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताएंगे। कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस, दिस इज माय थर्ड लेम। conclusively determines the rights of the parties। Fourth, in the suit, suit में rights of the parties and may be either preliminary or final। ठीक है, यहाँ तक अभी हम देख, ये टाइप्स ऑफ डिक्रीज हम इस डेफिनेशन के बाद देखेंगे। तो हमारे एसेंशियल्स क्या हुए, ये सारी चीजें हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ डिक्री। डिक्री के हमारे एसेंशियल्स क्या हो। डिक्री के एसेंशियल समझने से पहले डिक्री को एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम समझें, तो हमारे पास एक चीज होती है जजमेंट, एक चीज होती है डिक्री, एक चीज होता है ऑर्डर। ऑर्डर को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। डिक्री एक तरीके से कोर्ट का फॉर्मल ऑर्डर होता है। फॉर्मल एक कागज होता है जिस कागज को दिखा के आप किसी डिस्प्यूट में अपना अधिकार सिद्ध कर सकते हैं। जजमेंट उस डिक्री में जो कागज, उस कागज में जो लिखा हुआ है, उसका रीजन होता है। कि जैसे ए और बी के बीच में सूट फाइल हुआ। ए ने कहा कि ये जमीन मेरी है और ये मेरे नाम घोषित कर दी जाए। सेक्शन 34 डिक्लेरेटरी सूट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो। जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना। सिविल कोर्ट्स में अराउंड 30 से 40% मामले सेक्शन 34 एसआरए के होते हैं। तो ए ने बी से कहा कि ये मेरी जमीन है और इस जमीन को मेरे नाम पे डिक्लेयर कर दिया जाए। कोर्ट ने सब एविडेंस लिए, सब कुछ लिया। कोर्ट को लगा कि हाँ ये जमीन एक ही है। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक जजमेंट देगी। उस जजमेंट में कोर्ट सारे रीजंस देगी अपने, कि क्यों हमको लग रहा है कि ये जमीन एक ही है, कि इस एविडेंस ने ये कहा, इस कागज से ये साबित होता है, ये सारे रीजंस देगी। और इन द एंड कोर्ट एक 4 लाइन लिखेगी। उस 4 लाइन में कोर्ट अपना फाइनल
कंक्लूजन लिखेगी कि उपर्युक्त कि फ्रॉम द परयूजल ऑफ द अबव, या फिर ऊपर दिए गए आधारों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि यह जमीन एक ही है। फ्रॉम द परयूजल ऑफ द अबव आर्गुमेंट्स इट इज प्रूव्ड दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू ए। ये 4 लाइन लिखेगी। ये इस 4 लाइनों को ऑपरेटिव पोर्शन कहते हैं। किसी भी जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन होता है कि एक्चुअल में हेल्ड क्या हुआ। जजमेंट तो 20 पन्ने का है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या वाला जो जजमेंट दिया वो 1000 पन्ने का जजमेंट है, उसमें वो रीजंस हैं। एक्चुअल चीज आखिरी की 4 पेजेस में है कि कोर्ट ने हेल्ड क्या क्या किया है एग्जैक्टली जहां पे कोर्ट ने बताया कि ये जमीन इसकी है, ये जमीन इसकी है, ये सब। उसी तरीके से सिविल कोर्ट भी करता है। सिविल कोर्ट भी जजमेंट तो अपना सारे रीजन सब देता है, लेकिन आखिरी के पैराग्राफ में सिविल कोर्ट ये लिखता है कि व्हाट इज द रिलीफ ग्रांटेड, क्या ए को वो जमीन दी जा रही है या बी को वो जमीन दी जा रही है। ये चीज कि किसको क्या दिया जा रहा है, ये चीज हमारी डिक्री फॉर्म करता है। ये चीज हम डिक्री में लिखते हैं आदेश, कि क्या आदेश हुआ है, क्या रिलीफ ग्रांट की गई है या रिलीफ नहीं ग्रांट की गई, क्या अलाउ किया गया है। मतलब अगर सूट अलाउ होता है तो मतलब प्लेंटिफ जीत गया, अगर सूट डिसमिस होता है तो मतलब प्लेंटिफ हार गया और डिफेंडेंट जीत गया। ये भी ध्यान रखना। अगर हम कभी कहें कि सूट इज अलाउड, तो सूट इज अलाउड का मतलब ए वर्सेस बी के सूट में ए विंस। अगर हम कहें कि सूट इज डिसमिस्ड, तो मतलब ए लूजेस, तो कौन जीता, तो बी जीते। तो अलाउड और डिसमिस्ड का ध्यान रखना। तो वो जो अलाउ अलाउ करना या डिसमिसल करना, वो जो एक फाइनल ऑर्डर होता है, वो चीज डिक्री होती है, वो चीज डिक्री बनाती है। अभी डिक्री कैसी होती है वो भी दिखाते हैं। तो पहला, ये बेसिक चीज है डिक्री की, बेसिक डेफिनेशन। सेक्शन 2(2) के अकॉर्डिंग डिक्री क्या है? फर्स्ट थिंग इज दैट देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मस्ट। एडजुडिकेशन अब होता क्या है? एडजुडिकेशन का मतलब जो 2(2) में एडजुडिकेशन वर्ड यूज किया गया है, दैट एडजुडिकेशन इज अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज है जैसे, या कोई भी कुछ जज है, वो 2 तरीके की पावर्स एक्सरसाइज करता है, एक जुडिशियल पावर्स और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। जुडिशियल पावर्स के अंदर किया गया जजमेंट एडजुडिकेशन जुडिशियल डिटर्मिनेशन कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में उसने अगर कुछ किया है तो वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं होता। अगर जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है तो वो डिक्री नहीं है। मतलब अगर एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट नहीं है तो वो डिक्री नहीं बनेगा। जुडिशियल डिटर्मिनेशन कैसे होता है? जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, कि दोनों पार्टीज कुछ एविडेंस देती हैं अपने अपने, या एक पार्टी भी देती है एविडेंस, दूसरी पार्टी ने कोई एविडेंस नहीं दिया, तो उन एविडेंसेस के बेसिस पे एक हियरिंग करना, कि दोनों पार्टीज को सुना गया या जिसने भी दिया उसको सुना गया, आर्गुमेंट सुने गए, और उन लीगल एविडेंस के फैक्चुअल इश्यूज इन्वॉल्व में डिसाइड करना। ये चीज होती है हमारा जुडिशियल डिटर्मिनेशन। तो एडजुडिकेशन का मतलब है जुडिशियल डिटर्मिनेशन, और जुडिशियल डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया हमारा लीगल एविडेंसेस के बेसिस में फैक्चुअल इश्यूज जो इन्वॉल्व है उनको डिसाइड करना, हियरिंग देते हुए। इट इम्प्लाइज अ हियरिंग बाय अ कोर्ट ऑफ नोटिस, ये तो इसको काट दो, ऑफ लीगल एविडेंस ऑन द फैक्चुअल इश्यूज इन्वॉल्व। दिस इज जुडिशियल डिटर्मिनेशन। जैसे ए और बी का अगर सूट है, ए और बी के सूट में दोनों पार्टीज ने एविडेंस दिया, दोनों पार्टीज ने कुछ किया, और फिर कोर्ट ने उनको हियरिंग दी, दोनों एविडेंसेस को देखा, अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया, रीजन दिया अपना, और फिर एक जजमेंट दिया। दैट वुड बी एडजुडिकेशन। अगर ए और बी का सूट फाइल हुआ, कोर्ट ने इस सूट के अंदर ए नहीं आए किसी दिन, तो कोर्ट के पास पावर है कि अगर प्लेंटिफ नहीं आता है तो कोर्ट उस चीज को डिसमिस कर देती है उस सूट को, कि जब प्लेंटिफ खुद ही नहीं आ रहे हैं तो डिसमिस कर दिया जाए। ऐसे देखो, एक चीज होती है डिसमिसल इन डिफॉल्ट। डिसमिसल इन डिफॉल्ट का मतलब होता है कि ये प्लेंटिफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तो ऑलमोस्ट क्लियर होगा सबको कि ये प्लेंटिफ होते हैं, जिसने सूट फाइल किया, जिसके अगेंस्ट फाइल किया गया, और डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर तारीख पे जाए और केस को प्रोसीड करे। अगर प्लेंटिफ नहीं आता है किसी तारीख पे तो इस केस को डिसमिस किया जा सकता है, while saying कि प्लेंटिफ इज नॉट इंटरेस्टेड।
इन प्रोसिक्यूटिंग द केस। इस चीज को हम डिसमिसल इन डिफॉल्ट कहते हैं। अब डिसमिसल इन डिफॉल्ट करते समय कोर्ट क्या देखती है? खाली इतना देखती है कि प्लेंटिफ नहीं आए। यहाँ पे कोई एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस तो हुआ नहीं कि कोई एविडेंस देखा हो कोर्ट ने और तब उसको वो किया हो। यहाँ पे कोई रीजनिंग तो आई नहीं, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो आया नहीं। तो इस वजह से ये डिसमिसल इन डिफॉल्ट का ऑर्डर एडजुडिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। इट इज नॉट एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब आप दो राइवल कंटेंशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई राइवल कंटेंशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी आई नहीं, उस बेसिस पे आपने डिफॉल्ट कर दिया। एडजुडिकेशन का मतलब कि दो पार्टीज आए, दोनों अपने एविडेंसेस दें, आप उनको हियरिंग दें और उसके बाद आप उनके राइवल कंटेंशंस को डिसाइड करें। दिस इज एडजुडिकेशन एंड दिस इज जुडिशियल डिटर्मिनेशन। तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट वाला जो ऑर्डर होगा दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्म एडजुडिकेशन। इतना क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? बोल दिया करो। एक केस आया उसके बाद, एक केस आया दीप चंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में दो चीजें हेल्ड कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो डिसीजंस होते हैं वो डिग्री नहीं माने जाएंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पावर है कि लोअर कोर्ट में जितने भी पेशकार, जितने भी क्लर्क्स, जितने भी जो हैं, उनको वो रेगुलेट करे। इवन आप में से जब आप लोग जज बनोगे तो आपका पेशकार होगा, एक आपका ऑर्डरली होगा, एक आपका हेल्पर होगा कोर्ट में। इन तीनों को आप नोटिस दे सकते हो कि ये आए नहीं 4 दिन से, तो आप इनको नोटिस दे दो कि आप क्यों नहीं आए, आपको 1 हफ्ते के लिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। या कोई ये कुछ गलत काम करें तो आप इनको नोटिस देके जवाब मांग लो। इस तरीके के जो नोटिस, जो ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड मानी जाती है इसको। ये इसका जुडिशियल वर्क रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जुडिशियल वर्क क्या होता है? दो पार्टीज के बीच की डिस्प्यूट को सॉल्व करना। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के जो ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, दैट दे आर नॉट एडजुडिकेशन, और हेंस ये ऑर्डर्स डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ये पहली चीज दीपचंद में हेल्ड की। दूसरी चीज हेल्ड की, हमने यहाँ पे एक वर्ड आपको बताया था कि रिगार्ड द कोर्ट्स एक्सप्रेसिंग इट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोर्ट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के केस में कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन मस्ट बी बाय अ कोर्ट। The officer who passes judgment is not a court, and then the judgment or orders passed by him is not a decree. अगर आप में से मान लो कोई ऑफिसर हो, आप जज हो, आपको पावर दी गई सिविल जज जूनियर डिवीजन की कि आप सिविल केसेस सॉल्व करोगे। आपके सामने कोई आया, आपने उठा के उसका फाइल मंगाई और उसकी क्रिमिनल केस की और उसमें आपने ऑर्डर कर दिया कोई। तो आप जो कोर्ट बनाई गई आपकी, उस कोर्ट को पावर दी गई थी इस काम के लिए। इस काम के लिए आप कोर्ट नहीं हो। तो जब इस काम के लिए आप कोर्ट नहीं हो तो ये चीज एडजुडिकेशन की डेफिनेशन में भी नहीं आएगा, बिकॉज आप कोर्ट कर सकती है खाली, और आप कोर्ट काहे के लिए हो? आप खाली इन केसेस के लिए कोर्ट हो, आप इस केसेस के लिए कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आते हो। सेक्शन 2(2) बहुत स्पेसिफिकली कहता है कि एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, ऑफिसर एक्सप्रेसिंग इट नहीं कहता है, कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। और हर कोर्ट की लिमिटेशंस हैं, बाउंडेशंस हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन रेंट कंट्रोल के केसेस नहीं ले सकता है। रेंट कंट्रोल के केसेस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी लेगी। ये यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट, आप लोग के यूपी मेंस का सब पेपर है, पेपर 4 का। सिविल जज जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन के केसेस नहीं ले सकता है। ये कोर्ट ऑफ सिर्फ इसी पर्पस के लिए है। अगर ये इस केस के लिए कोई जजमेंट देते हैं या इस केस के लिए कोई जजमेंट देते हैं तो दैट इज नॉट एडजुडिकेशन। ये हमारा पहला एसेंशियल कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। अब सेकंड एसेंशियल कि सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट। इसका क्या मतलब हुआ? हमने बताया था कि सूट वर्ड बहुत आएगा। सूट को डिफाइन नहीं किया गया है पूरे सीपीसी में। सूट को हिंदी में समझे हम लोग तो एक दावा, जिसे हम लोग कहते हैं दावा, वाद, कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के खिलाफ दावा दायर किया है, वाद दायर किया है। सूट फिर होता क्या है?
एक जजमेंट आया हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रैमवे कंपनी 1935 प्रिवी काउंसिल। इस जजमेंट में क्वेश्चन ये उठा कि व्हाट इज सूट। तो इस जजमेंट में प्रिवी काउंसिल ने क्या किया, प्रिवी काउंसिल चला गया सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी पे। सेक्शन 26 हम लोग देखें अगर, तो वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से डील करता है। सेक्शन 26 कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन और इन सच अदर मैनर। प्रिवी काउंसिल ने क्या किया, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि सूट इज नॉट डिफाइंड इन सीपीसी, लेकिन 26 कहता है कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा, वो एक प्लेन प्रेजेंट करने पे इंस्टीट्यूट होगा कोड। तो इस प्रिवी काउंसिल ने कहा कि सूट मस्ट बी टेकन टू मीन अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, कि हर वो प्रोसीडिंग जिसमें जो प्लेंट के द्वारा प्लेंट इंस्टीट्यूट करने के बाद स्टार्ट हुई है वो चीज को सूट माना जाएगा। इसमें वो प्रोसीडिंग्स नहीं आई जो कि एप्लीकेशन से स्टार्ट होती। कुछ सीपीसी में एग्जांपल्स हैं जहां पे एप्लीकेशंस दी जाती हैं पहले, वो एग्जांपल्स अभी समझाते हैं। ये एग्जाम्पल समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे हमको सूट और बाकी चीजों में डिफरेंस समझ में आएगा, और उससे हमको ये क्लियर होगा कि कौन सी चीज का में दिया गया जजमेंट डिक्री होगा या कौन सी चीज में दिया गया जजमेंट डिक्री नहीं होगा। हंसराज के केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जो भी प्रोसीडिंग प्लेंट फाइल करके स्टार्ट की जा रही है उसे हम सूट कहेंगे। प्लेंट फाइल करने के रूल्स हमारे ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में है, ये हम लोग बहुत डीपली देखेंगे। अब कुछ प्रोसीडिंग सीपीसी में है जहां पे प्लेंट नहीं पहले एप्लीकेशन जाती है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि आप चाइल्ड हैं, ए इज अ चाइल्ड और बी जो है वो ए की जमीन पे कब्जा करना चाहता है, तो ए का जो गार्जियन है वो एक एप्लीकेशन देता है कोर्ट, वो एप्लीकेशन देता है कि कि हमको एज अ गार्जियन सूट फाइल करने की परमिशन दी जाए। परमिशन मांगता है वो कोर्ट से कि हमको परमिशन दी जाए कि हम बी के खिलाफ सूट फाइल करें एज अ गार्जियन ऑफ ए। कोर्ट जब ये परमिशन दे देगी तब प्लेंट आता है। तो इस एप्लीकेशन, चूंकि प्रिवी काउंसिल कह चुकी है कि सूट वो होते हैं जो प्लेंट से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे अभी तक हमारा इस स्टेज पे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन आई है। तो इस एप्लीकेशन पे जो परमिशन अगर मान लो ग्रांट कर दी गई या कैंसिल कर दी गई कि नहीं हम परमिशन नहीं देते, तो ये चीज सूट में नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्लेंट अभी तक आया नहीं। तो ये चीज सूट में नहीं हुई है तो ये चीज डिक्री नहीं होगी। इसके बाद मान लो ये परमिशन ग्रांट कर दी गई तो फिर प्लेंट आएगा। अब जब प्लेंट आ गया इसके बाद इस केस में जो भी डिसीजन होगा वो सूट में हुआ है और वो डिक्री की डेफिनेशन में आएगा। क्लियर है इतना, ये पॉइंट क्लियर है एप्लीकेशन और सूट वाला? किसी को भैया डाउट थोड़ा इसमें? फिर से थोड़ा बता दीजिएगा, समझे नहीं। ठीक, अब देखो ये चीज समझ में आई कि हंसराज वाले केस में क्या कहा गया। हंसराज वाले केस में ये कहा गया कि सूट क्या होता है, कोई भी प्रोसीडिंग जो प्लेन कोर्ट के सामने दायर करके स्टार्ट हो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 वो चीज सूट हो जाएगी। हंसराज में ये कहा। कुछ सीपीसी में ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पहले प्लेंट नहीं जा सकता है, वहां पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ऐसा सूट फाइल करना चाहते हैं। ऐसे प्रोविजंस हैं सीपीसी में। वो प्रोविजंस माइनर के रिस्पेक्ट में है कि अगर कोई माइनर सूट फाइल करना चाहता है तो पहले गार्जियन परमिशन ले कोर्ट से कि हम माइनर के गार्जियन बन के सूट फाइल करना चाहते हैं। अगर आप स्टेट के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाह रहे हैं तो पहले आप नोटिस दें स्टेट को। अगर बिना नोटिस के सूट फाइल करना चाह रहे हैं तो सेक्शन 80 कहता है कि आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम स्टेट के खिलाफ बिना नोटिस के सूट फाइल कर रहे हैं। तो ये परमिशन लेने वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं ये प्लेंट तो होता नहीं। तो इन एप्लीकेशंस पे अगर कोई जजमेंट या कुछ ऑर्डर होता है कि मान लो परमिशन रिफ्यूज की गई या परमिशन ग्रांट की गई, तो ये परमिशन वाला जो ऑर्डर होगा ये सूट में नहीं हुआ है, एप्लीकेशन पे हुआ है, तो ये चीज डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्योंकि डिक्री की डेफिनेशन में जरूरी है कि वो एडजुडिकेशन सूट में हुआ। क्लियर है? जी भैया। जी भैया एक चीज और थोड़ा, अगर एसडीएम के वहाँ जैसे पार्टीशन का जो सूट होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में फाइल होता है, तो
वो उसको आपका वो यूपी रेवेन्यू कोड से डील करता है। वो यूपी रेवेन्यू कोड है 2006 या उससे पहले जो यूपी ZALR वो था, वहां पे सूट्स की पावर है कि रेवेन्यू लैंड्स से रिलेटेड जो सूट्स होंगे वो एसडीएम के यहाँ दाखिल होंगे। उसके बाद उसकी अपील कमिश्नरी में जाती है। वहां वहां पे अलग से रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो वहां पे होगा। ये वो सिविल कोर्ट में नहीं आएंगे वो मैटर्स। अभी जब हम लोग सेक्शन 9, वो सीपीसी में नहीं आएगा। नहीं, अभी हम लोग जब सेक्शन 9 देखेंगे सीपीसी का, तो हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 9 कहता है कि अगर कहीं एक्सप्रेसली बार्ड है तो वो चीज सीपीसी से कवर नहीं होती है। रेवेन्यू वाले जो मुकदमे हैं वो यूपी रेवेन्यू कोड नाउ और अर्लियर यूपी ZALR से एक्सप्रेसली बार्ड थे कि सिविल कोर्ट उन मुकदमों को नहीं देखेगी। तो इस वजह से वो सीपीसी में नहीं आता है। यूपी रेवेन्यू कोड में सारे उसके प्रोविजन बने हुए हैं, ऑलमोस्ट प्रोविजन सिमिलर है। सीपीसी के प्रिंसिपल भी अप्लाई करते हैं, रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई करता है, लेकिन सीपीसी में वो कवर नहीं होता है। ये सेक्शन 9 में हम लोग देखेंगे, बहुत एग्जॉस्टिवली देखेंगे सिविल प्रोसीडिंग होती क्या है। क्लियर है? जी भैया। ठीक। इसी तरीके से अगर आप बहुत गरीब आदमी हैं और आप सूट फाइल करना चाहते हैं, हमने बताया था कोर्ट फीस जरूरी होता है देना, बिना कोर्ट फीस के सूट नहीं फाइल हो सकता है। तो आप बहुत गरीब हैं, कोर्ट फीस बन रही है 10,000 रुपए, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कोर्ट फीस कहाँ से दें? तो हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमको इंडिजेंट पर्सन, मतलब गरीब आदमी की तरह सूट फाइल करने का मौका दिया जाए और कोर्ट फीस माफ कर दी जाए। ये एप्लीकेशन अगर अलाउ होती है या रिजेक्ट होती है तो ये डिक्री नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी तक सूट नहीं बना है। सूट तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है। क्लियर इतना? सेकेंड एसेंशियल क्लियर है? थर्ड जी एसेंशियल पे आते हैं। देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सी चीज कि कोई चीज आप फॉर्मली लिख के दीजिए। कोई चीज आप एक सेट प्रोफार्मा हो उसमें लिख के दीजिए। आप बताइए कि जो प्लेंट में जो रिलीफ मांगा गया था उस रिलीफ को आपने अलाउ किया या आपने उस रिलीफ को रिजेक्ट किया, उसको फॉर्मली ड्रॉ कीजिए आप। तो ये चीज होती है फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये कैसे होता है? इसमें तुम लोग ये डिक्री की कॉपी देखो, ये डिक्री की कॉपी है। इसमें सबसे ऊपर न्यायालय सिविल जज खीरी, लखीमपुर खीरी, कोर्ट का नाम, उसके बाद केस का नंबर होगा कि केस का नंबर क्या है, किस दिन केस इंस्टीट्यूट किया गया है, फाइल किस दिन हुआ था, अगर कोई मिसलेनियस नाम है वो तो वो नंबर। उसके बाद पार्टीज का नाम होता है, 1 2 3, 3 प्लेंटिफ हैं इसमें, बनाम वर्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये डिफेंडेंट्स हैं। ठीक। उसके बाद ये देखो आदेश लिखा है यहाँ पे, जो हम बता रहे थे कि जजमेंट के रीजंस नहीं डिक्री में लिखे जाएंगे। डिक्री में सिर्फ इतना बताया जाएगा कि आदेश क्या हुआ, क्या रिलीफ दी जा रही है या रिलीफ नहीं दी जा रही। तो वो आदेश लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निरस्त किया जाता है, मतलब हमारा जो सूट था वो डिसमिस कर दिया गया, मतलब जो प्लेंटिफ थे इन लोग का सूट डिसमिस कर दिया गया, ये लोग हार गए। तो इतना बता दिया गया कि क्या हुआ, सूट डिसमिस किया गया या सूट अलाउ किया गया। ये चीज डिक्री में लिखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये ये बनाया जाता है एक टेबल जिसमें कि कोर्ट फीस लिखी जाती है कि टोटल कोर्ट फीस कितनी जमा हुई। तो ये हम लोग के मतलब का सिर्फ ये देखना है कि डिक्री होती कैसी है। ये एक्चुअल डिक्री है आपकी सिविल कोर्ट। इसी चीज को हम कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन, कि एक्चुअली में कोर्ट ने एक्सप्रेस क्या किया है, कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है, क्या हमारा सूट अलाउ किया, हमारी रिलीफ मानी या हमारा रिलीफ कैंसिल कर दिया मानने से। क्लियर इतना? दिस इज अवर थर्ड एसेंशियल विच इज फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब हम इस, मान लो डिक्री हो गई, उसके खिलाफ हम अपील में जाते हैं, अपील होती है। तो जब हम अपील में जाते हैं तो वहां पे डिक्री की कॉपी लगाया जाना जरूरी होता है। बिना डिक्री की कॉपी के सेक्शन 96 जब पढ़ेंगे हम लोग अपील, तो वहां पढ़ेंगे कि डिक्री की कॉपी मस्ट है। कुछ ऑल दो एक्सेप्शन हैं कि अगर डिक्री की कॉपी उस समय तक नहीं तैयार हो पाई है अपील के टाइम तक,
तो हम एक एफिडेविट देते हैं कि हम बाद में डिक्री की कॉपी दे देंगे, पर डिक्री की कॉपी देनी जरूर होती है अपील फाइल करने की। और ये कोर्ट ड्यूटी कोर्ट की होती है कि वो डिक्री को ड्रॉ कराए, पार्टी की ड्यूटी नहीं होती है। पार्टी को बस पैसा देना होता है, वो जो चार्जेस होते हैं डिक्री ड्रॉ कराने के। बाकी ये ड्यूटी कोर्ट की होती है कि कोर्ट मस्ट सी दैट डिक्री इज ड्रॉन। इतना ठीक है? डिक्री देख ली तुम में से किसी ने पहले आज तक डिक्री देखी थी? नहीं भैया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो एसेंशियल है, एडजुडिकेशन हो गया, फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, एडजुडिकेशन हो गया, सूट हो गया, फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट है कि ये जो एडजुडिकेशन है ये क्या करे? ये डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज करे विद रिगार्ड टू ऑल मैटर्स, ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। राइट्स यहाँ पे कौन से राइट्स की बात कर रहा है? सब्सटेंटिव राइट्स डिटरमाइन करे, प्रोसीजरल राइट्स डिटरमाइन ना करे। अगर खाली प्रोसीजरल राइट डिटरमाइन किया है कि कोई प्रोसीजरल राइट है हमारा और उसको कहा है कि हाँ ये आपका राइट है, तो वो चीज डिक्री में नहीं आएगा। हमारा सब्सटेंटिव राइट मतलब हमने अपने प्लेंट में रिलीफ क्या मांगा है? हम रिलीफ मांग रहे हैं कि ये जमीन के मालिक हम हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ विल, कि ए ने बी को ये सूट फाइल किया कि ये जमीन है और ये जमीन पे के मालिक ए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ विल। तो सब्सटेंटिव राइट क्या मांगा जा रहा है? ओनरशिप का, कि हमको ओनर डिक्लेयर किया जाए। अब एक केस में कई प्रोसीजरल राइट्स भी होते हैं, जैसे एक होता है अमेंडमेंट, कि अगर हमने कोई चीज गलत लिख दी है तो हम उसको अमेंड कर सकते हैं। ऑर्डर 6 रूल 17 है वो चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो अमेंडमेंट का प्रोसीजरल राइट होता है हमारा, कि वो अमेंड हम कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसीजर डील करेगा। अगर कोर्ट हमारा अमेंडमेंट अलाउ कर दे, हम एप्लीकेशन देते हैं कि हम अमेंड करना चाहते हैं, हमने गलती से लिख दिया ये चीज, उसको कोर्ट या तो अलाउ करती है या कोर्ट उसको रिजेक्ट करती है। अब कोर्ट ने अगर मान लो अलाउ कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, तो वो ऑर्डर डिक्री नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्रोसीजरल राइट डिसाइड कर रहा है। अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि ए इज नॉट द ओनर, या फिर ये कह दिया कि ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये चीज सब्सटेंटिव राइट है हमारा। ओनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे सब्सटेंटिव राइट्स हैं। ये राइट्स अगर डिटरमाइन हो रहे हैं तो ये हमारे इस डेफिनेशन में आएंगे और ये चीज डिक्री बनाएंगे। प्रोसीजरल राइट्स हमारे डिक्री नहीं बनाते हैं। ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अंडर 617 डज नॉट डील विद राइट्स ऑफ द पार्टीज। अच्छा, जो लोग नए हैं उनके लिए ये जूम में 40 मिनट्स का पार्ट है, तो लेस देन 1 मिनट बचा है, हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। फिर से एक बार उसी लिंक पे क्लिक कर लो आप लोग, तो फिर से कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग।